ये कहानी एक ऐसे युद्ध से शुरू होती है जिसमें इंसानियत का खात्मा ही होने वाला था। एक अनाथ बच्चा जो कि जमीन पे पड़ा था, उसे कुछ ताकतवर लोग उठाते हैं और अपने कैंप में लेके आते हैं। उस लड़के को जब वो हील करते हैं, उसे पुरानी जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था। ये देख के वो लोग उसकी फिक्र करने लगते हैं। कुछ दिनों तक वो उसे अपने पास ही रखते हैं, उसे पालते हैं और परोस देते हुए खाना खिलाते हैं। वो सब अब उससे घुल मिलने लगे थे। जहाँ पे वो अपना नाम रे पहली बार उन्हें बताता है, ये देख के लिली काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और वहीं वो लिलिया का नाम भी प्रोनाउंस करता है। इसी प्रकार कैरोल भी उसको अपना नाम लेने के लिए कहती है, पर उसे बुद्धू बोलता है। वो लोग अब उससे बहुत ही ज़्यादा घुल मिलने लगे थे, पर वो जानते थे कि वो उसे हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं रख सकते हैं। एक दिन लिलिया यही सोच रही होती कि आखिरकार अब हमें इसे ऑर्फन भेजना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वहीं अगले दिन कैंप के अंदर सारे जनरल लोग यही बात कर रहे थे कि अगर हमें उसे रखना है तो हमें क्या करना चाहिए। वो लिलिया से पूछते हैं, पर तभी वहाँ पे रे आ जाता है। लिलिया जो होती है रे से पूछती कि आखिरकार तुम क्या चाहते हो, जिस पे रे उन्हीं के साथ रहना चाहता था। ये बात तो सुन के उन सभी का दिल पिघल जाता है। वो रे को अपने साथ में ही रखते हैं और लिलिया जो होती है उसे अपनी आइस ब्लेड की पावर दे देती है। अब वो भी एक सॉर्सरर बन चुका है। इसी प्रकार 6 साल बीत जाते हैं। रे अब एक ताकतवर इंडिविजुअल बंदा बन चुका था जो कि आर्मी की फाइट के अंदर उनकी मदद करता था। हावर्ड्स उसे रोजाना ट्रेनिंग दिया करता था स्वॉर्ड्समैनशिप की। वहीं वो हावर्ड्स के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रहने लगा था। वो हावर्ड को अपने पिता की तरह मानता था। पर एक दिन हावर्ड्स मारा जाता है एक बैटलफील्ड के अंदर। ये देख के तो अब रे का पूरा दिल टूट जाता है। रे जो होता है अपनी पावर को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जब वो लिलिया को भी ज़मीन पे देखता है, वो अपनी पावर को ओवरहीट कर देता है और आसपास की पूरी बैटलफील्ड को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। ये देखते ही वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं, पर उसकी पावर को सील कर दिया जाता है। इसी प्रकार अब हावर्ड्स की ग्रेव पे वो जाता है और पूरे 10 साल बीत जाते हैं। रे वाइट को दिखाया जाता है जिसका आर्नोल्ड एकेडमी में पहला दिन है। एक लड़की उससे टकरा जाती है, वो उसे बचा लेता है और वो लड़की एक नोबल होती है। जब उसे पता चलता है कि उसके सामने खड़ा लड़का एक कॉमनर है, तब वो उसे खुद को दूर कर लेती है और काफ़ी ज़्यादा नाटक करने लगती है। एक एरोगेंट नोबल जिसका नाम एल है, वो वहाँ पे आता है और वो अब उसे सबक सिखाने लगता है, पर बड़े ही आसानी से रे वाइट उससे बच जाता है। वो उसके फेस पे पंच करने वाला ही था कि वहाँ पे रोज एमिलिया करके एक लड़की आ जाती है जो कि एक नोबल है। उन्हें लड़ाई बंद करने को कहती है और उसे धमकी दे के वहाँ से चला जाता है। वो लड़की खुद को इंट्रोड्यूस कराती है और कहती है कि अगर तुम्हें कभी भी मेरी मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बुला सकते हो। इसके बाद हमें क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ पे ऑल को रे पे गुस्सा आ रहा था। दूसरी तरफ रे को खिड़की के बाहर वही फाइट के दृश्य आने लगते हैं। उसी दौरान उसकी होमरूम टीचर्स पे एक चोक ब्लास्ट कर देती है और उसे कहती है तुम अपना ध्यान पढ़ाई पे लगाओ। अब वो सभी बच्चों को बताती है कि इस दुनिया के अंदर सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स के अंदर 7 सबसे ताकतवर सॉर्सरर्स को ग्रैंड सॉर्सरर्स कहा जाता है और उनके अंदर सबसे ताकतवर आइस ब्लेड सॉर्सरर था जिसे कि ईस्ट हीरो भी कहा जाता है, पर वो उसके बाद से ही गायब हो चुका था। और तुम सभी लोगों को पता है कि तुम्हें यहाँ पे किस लिए पढ़ने के लिए भेजा गया है। आगे चल के उन्हें भी उनकी जगह ही लेनी है। इस चीज़ के ऊपर एल जो होता है वहाँ पे खड़ा होता है और कहता है कि हमारे बीच में फिर एक कॉमनर क्या कर रहा है। ये बात सुन के अब मिस ग्रे जो कि उनकी होमरूम टीचर है, वो उन्हें कहती है कि तुम उसका इस तरह मजाक नहीं उड़ा सकते हो। हर एक चीज़ के लिए एक टेस्ट होता है और वो इस एकेडमी में आने के लिए एक टेस्ट पास किया है, इसलिए वो इसके हक के लायक है कि वो भी आगे चल के ग्रैंड सॉर्सरर बन सकता है और उसे चुपचाप बैठने के लिए कह देती है। मिस ग्रे मैजिक के बारे में उन्हें बताती है कि 4 तरह के एलिमेंट होते हैं, वो उन्हें अपने हाथ के अंदर दिखाती भी है। उसके बाद में वो उन सबको डिकोड और कोड करके एक आइस का पेटल बना देती है और काफ़ी सारे रोज़ भी वो भी उन्हें वही चीज़ बनाने के लिए कहती है, उन्हें तोड़ देती है। एक लड़की कहती है एंटी मैटर भी तो एक स्पेल होता है, जिसके ऊपर मिस ग्रे कहती है ये सिर्फ कहानियाँ हैं। वहीं दूसरी तरफ एक एक करके सभी बच्चे उन्हीं आइस के रोज़ को बना रहे होते हैं क्योंकि वो सबसे आसान होते हैं बनाने में। एमिलिया जो होती है सबसे अच्छा रोज़ बनाती है, इसकी हर कोई बच्चा तारीफ कर रहा होता है, पर वहीं दूसरी तरफ रे वाइट बिल्कुल भी नहीं बना पाता है। ऑल को उस पर गुस्सा आने लगता है कि नोबल के साथ में आखिरकार रे वाइट कर क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमें रे को दिखाते हैं जो कि उस लड़की का पीछा कर रहा होता है जो कि एंटी मैटर में काफ़ी ज़्यादा उत्सुक थी। वो उससे बात करते हुए लिली के बारे में पूछता है जो कि वो लिली की पहले से ही बहुत बड़ी फ़ैन थी, इसलिए उसके साथ दोस्ती कर लेती है। वो दोनों एक ही डेस्क पे बैठते हैं और काफ़ी सारी बात करते हैं बुक रिलेटेड। वहीं दूसरी तरफ वो डॉक्टर लिली की तारीफ करने लग जाता है रे वाइट। इसी वजह से अब उस लड़की के जो कैप होती है वो उतर जाती है, उसके नीले बाल और लंबे कान उसे दिखाई दे जाते हैं। रे वाइट जो होता है उसे अपनी कैप वापस अपने सर पे रखने से मना कर देता है क्योंकि उसके नीले बाल और उसके लंबे कान उसे काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनाते हैं। वो समझ चुका था कि एक हाफ एल्फ है। वहीं वो लड़की जो होती है उसे कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया, आज तक बस मुझे लोगों ने इन चीज़ों के लिए बुली ही किया है।
उसके बाद सुन के रेवाइट उसका नाम पूछता है, जिसपे वो अपना नाम एलिसिया बताती है। दूसरी तरफ हमारा व्यू यहाँ से चेंज होता है और शाम के वक्त वो अपने डोररूम में जाता है, जहाँ पे एक एबी नाम का लड़का जो होता है उसे कहता है कि मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहता हूँ, और दोनों हाथ मिलाते हैं। उन्हें पता चल चुका था उनकी ताकतों के बारे में, इसलिए वो दोनों अपने कपड़े उतार के अपनी बॉडी दिखाने लग जाते हैं जैसे कि एक वो गीगा चैड हो। अगले दिन रे जो होता है वो जॉगिंग के लिए निकलता है। उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि पास में खड़ी लड़की के कपड़े थोड़े हवा में उड़ जाते हैं। रे अब उससे वापस आके माफी मांगता है, वहीं वो लड़की उसे माफ कर देती है और खुद का नाम रेबिका बताती है। और वहीं उसे वो कहती है तुम शायद से वही लड़के हो जो कि अभी अकेडमी में काफी ज्यादा फेमस हो रहा है। अब वहीं उसी दौरान हमें दिखाया जाता है एबी को, जो कि रे के साथ चलते हुए इन नोबल से दूर रहने के लिए कहता है, खासकर वो लाल बाल वाली लड़की। अब हमें क्लास के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि रे चलते हुए प्रिंसिपल के पास जा रहा था, पर एक लड़की उससे टकरा जाती है। वो लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है, इसलिए रे अपनी माफ़ी मांगकर कहता है कि मुझसे गलती हो गई कि मैं खूबसूरत लड़की से टकरा गया। इस वजह से वो लड़की जो होती है कब से शर्माते हुए उसे माफ़ कर देती है। और वहीं रे अब उसके बालों की तारीफ करने लगता है, जिसपे वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देती है कि उसका नाम क्लैरा है, जो कि क्लीवलैंड फैमिली से है। इस तरह की फैमिली का नाम उसने कभी सुना नहीं था। ये बात तो सुन के वो लड़की हैरान थी, पर ये कहता है कि ज़रूर वो फैमिली के लोग तुम्हारी तरह ही खूबसूरत होते होंगे। जिसपे लड़की काफ़ी ज़्यादा शर्माती है और उसे माफ़ करके वहाँ से चली जाती है। रे प्रिंसिपल ऑफिस में आता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि प्रिंसिपल और कोई नहीं बस कि वही कर्नल है, जो कि उसके साथ आर्मी कैंप में थी, और उसे रे को अपनी स्कूल लाइफ अच्छे से जीने के लिए कहती है। अब हमें स्वॉर्ड्समैनशिप फाइटिंग सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे रे बड़ी आसानी से ऑल की स्वॉर्ड को टकराते हुए उसे हरा देता है। अब ऑल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी स्वॉर्ड को उठा के उस पर वापस अटैक करता है, पर रे की स्वॉर्ड इतनी ज़्यादा प्रिसाइज होती है कि वो उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देती है। इस वजह से अब ऑल अपने घुटने पे आ जाता है और रे जीत जाता है। उसकी प्रिंसिपल ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है रे के लिए। वहीं अब रात के समय अब हमें दिखाया जाता है एक अलग तरह की आवाज़ आने लगती है। फिर हमें पता चलता है कि रे और एवी जो हैं दोनों मिलके एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, जो तुमने सोचा था वो नहीं। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और वो लोग कोल्ड ड्रिंक पी के अपना वर्कआउट पूरा ख़त्म कर देते हैं। रे उसे बताता है कि वो 2 क्लब्स में जाना चाहता है। एवी कहता है ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि एक साथ 2 क्लब में जाना मुश्किल है, पर उसे एक कार्ड दिखाता है जिसकी मदद से वो जा सकता है। अगले दिन वो भी एक ऐसे क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे सारे मुसलमान बैठे हुए थे। वो उनके क्लब को ज्वाइन करना चाहता था। उनका लीडर कहता है तो हमारे क्लब को ज्वाइन तो कर सकते हो, पर हमें एक मुसलमान की ज़रूरत है। ये बात तो सुन के अब रे जो होता है वो अपने कपड़ों को उतार देता है, क्योंकि वो उन्हें अपनी बॉडी दिखाना चाहता था। जैसे ही वो सभी लोग उसकी बॉडी देखते हैं वो समझ जाते हैं कि एक अलग लेवल का बंदा है, और वो उसके पास वही कार्ड देखते हैं जिसे कि हंटर कार्ड कहा जाता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है, जो कि सिर्फ ताकतवर मसलमैन्स को ही मिलता है, और उसके पास गोल्ड कलर का था। ये देख के वो लड़का हैरान हो जाता है और उसे अपने ग्रुप का एक पिलर बनाने का वादा करता है, जिस पे रे मान जाता है। अब रे अपने एक दूसरे क्लब के अंदर जाता है जहाँ पे सिर्फ लड़कियां बैठी हुई थी जो कि फ्लावर्स प्लांट करने का काम करते हैं। वो उन्हें बताता है कि मैं इस ग्रुप में इसलिए आना चाहता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक फ्लावर कहीं पे भी उग सकता है, चाहे वो बैटल फील्ड हो, चाहे वो कितनी ही बंजर ज़मीन क्यों ना हो। पर वो लड़की समझ चुकी थी कि रे जो है यहाँ पर रेबिका के लिए आया है, इसलिए वो उसे अंदर आने से मना करने लगती है इस ग्रुप के, जिसके ऊपर रेबिका जो होती है उन्हीं में से एक लड़की जिसके रेड हेयर होते हैं, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे दे देती है कि वो चीज़ उसके ऊपर है कि वो उसे ग्रुप में रखेगी या नहीं। इसलिए वो लड़के उसे टेस्ट के लिए दे के जाती है, जहाँ पे एक रूफ टॉप पे वो उसे घास को सारी उखाड़ने के लिए कहती है, जिस पर रे पहले दिन जो होता है उन सभी घास को उखाड़ने का काम करने लग जाता है। आधी घास वो उखाड़ चुका था। अगले दिन अब वो वहाँ पे ये करता है कि वहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाने लग जाता है, जिसकी मदद से वो प्लांट को और एक तरह के कैनल को वहाँ पे बना सकते हैं। वहाँ पे एवी भी आता है, दूसरी तरफ एल्सिया भी उसे देख रही होती है। तीसरे दिन वो ये काम करता है कि वहाँ पे अब वो स्ट्रक्चर को पूरे ढांचे के रूप में बनाने लग जाता है, और चौथा दिन आते आते वो आधे से ज़्यादा काम कर चुका होता है, जहाँ पे रेबिका उसे खाने के लिए ब्रेड लेके आई हुई होती है। वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। दूसरी तरफ रेबिका जो होती है वो रे की मसल्स को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। इस तरह की मसल्स उसने पहली बार देखी थी। उन्हें टच करने के लिए कहती है, जिस पे रे उसे टच करने के लिए कह देता है। रेबिका उसे टच करते काफ़ी ज़्यादा उससे इम्प्रेस हो जाती है। दूर खड़ी एमिली और रोज भी ये होते हुए देख रही होती है। अब हमारा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे कि अगले दिन वो सारी लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है अपने काम से, इसलिए लड़कियां उसे अपने ग्रुप में लेने के लिए मान जाती है। स्कूल के समय अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे कि मिस ग्रे बताती है कि अब उनका एक कंपटीशन होने वाला है, जो कि ब्लैकवुड
माउंटेन्स के अंदर होगा, इसलिए वो लोग खुद को तैयार कर ले। अब हर कोई टीम बनाने लग जाता है, जहाँ पे कि रे जो होता है अकेला बैठा था। एमिली जो होती है वो उसके साथ टीम बनाना चाहती थी। दूसरी तरफ रे जो होता है वो चीज़ याद करने लग जाता है जब प्रिंसिपल ने उसे कहा था कि उनके स्कूल के अंदर एक स्पाई आ रखा है जो कि बच्चों पे खतरा बन सकता है, इसलिए उसे उससे संभल के रहना पड़ेगा। अब वहाँ एवी आता है जो कि उसे अपनी टीम में लेना चाहता था, पर रे कहता है मैं कमज़ोर हूँ, मैं तुम्हारे उतना काम नहीं आऊँगा। पर उसे तब भी लेने का वादा करता है क्योंकि उसकी मसल्स उसके पास इतनी है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर सकता है। अब वो एल्सिया को भी अपनी टीम में ले लेते हैं क्योंकि एल्सिया भी अकेले बैठी थी और उसे लग रहा था कि उसे भी शायद कोई अपनी टीम में नहीं लेगा। अब वहाँ पे एमिली आती है जो कि उनकी टीम को ज्वाइन करना चाहती है, जिस पर रे कहता है मुझे पहले से पता था, इसलिए तुम्हारे लिए ही यहाँ पे एक स्पॉट खाली है। सभी लोग हैरान थे कि एमिली ने उसके साथ टीम ज्वाइन कर लिया। माउंटेन्स के अंदर अब हमें दिखाया जाता है जहाँ पे मिस ग्रे बताती है कि तुम मॉन्स्टर्स को मारने के बाद एक स्टैम्प को अपनी बुक के ऊपर लगाओगे और उसी से पता चलेगा कि तुम जीतोगे या हारोगे, ये तुम्हारी क्या पोजीशन आएगी। अब उन्हें जाने के लिए कह देती है, जहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि उनके पहले ही टास्क के अंदर एल्सिया के ऊपर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है, पर वो उस अटैक से बचाने के लिए रे बीच में आ जाता है और उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। इस प्रकार के स्वॉर्ड्समैनशिप देख के वो सभी लोग हैरान थे। वो पहली स्टैम्प को अपनी बुक पे लगाते हैं। रात हो जाती है जहाँ पे कि वो आपस में बात करने लगते हैं और वो पूछते हैं कि रे के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे आई, जिस पर रे बताता है कि वो माउंटेन्स पे प्रैक्टिस करता रहता है, इसलिए वो इतना होनहार है। अब उसे कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आने लगते हैं इससे रिलेटेड कि उसके जितने भी साथी बैटलफील्ड में खोए हैं, क्या वो उन्हीं की तरह वापस से मर जाएगा या उसके पास इतना हक है कि वो इस तरह की खुशी को महसूस कर सकता है। इसी प्रकार वो लोग उसके दोस्त उसकी आंखों में उसका दर्द देख लेते, इसलिए उससे और कुछ नहीं जानना चाहते थे। रात हो जाती है जहाँ पे रे उन सब की रखवाली करता है। रखवाली करते समय उसे लिलिया की बात याद आ रही होती है, जो कि लिलिया ने कहा था उसे कि उसे खुद का ध्यान रखना है। अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है एक शोर की आवाज़ आती है। रे अब उसी तरफ भागने लगता है बड़ी तेज़ी से और वो वहाँ पे देखता है कि ऑल की टीम के ऊपर मॉन्स्टर्स अटैक कर रहे हैं और वो उन्हें ख़त्म करने वाले हैं। तभी जो रे होता है काफ़ी तेज़ स्पीड में जाता है और अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर को 2 हिस्सों में काट देता है। ये देख के वो लोग हैरान थे कि सच में रे इतना ताकतवर है। ऑल के तो पसीने ही छूट जाते हैं। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे रे के सारे साथी आ जाते हैं क्योंकि वो देखना चाहते थे कि आखिरकार ये किस तरह का मॉन्स्टर है जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहा है। उन्होंने इस तरह का मॉन्स्टर कभी नहीं देखा था जो कि ए रैंक का था। ऐसे ये कहती है कि उसने उसे इस आखिरकार किस तरीके से मारा कि वो एक ही शॉट में मर चुका है, तो मुझे अपनी हकीकत बता दो। पर तभी वहाँ पे एक नकाबपोश आदमी जो होता है वो अपने एक इंजेक्शन का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को वापस से खड़ा कर देता है, जो कि अब और भी ताकतवर बन चुका था। वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है, सबकी फट जाती है, पर रे जो होता है उससे फाइट करने का इरादा बना चुका था। वो सबको पीछे हट जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी तरफ पोनीटेल वाली लड़की क्लीवलैंड को दिखाया जाता है जो कि दूर से रे की फाइट देख रही होती है उस मॉन्स्टर से। अब रे जो होता है सभी को बचाने के लिए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है, पर वो मॉन्स्टर पहले से ज़्यादा ताकतवर था। वो रे के अटैक को आराम से रोक पा रहा था और उसकी स्वॉर्ड पे वो डैमेज देने में कामयाब भी हो जाता है। पर रे अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है उस मॉन्स्टर से अपने साथियों को बचाने के लिए, पर बीच में एक आग की लपटें आती हैं और उसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि एल्सिया और रोज जो होती है उसकी मदद करने लग जाती है एवी के साथ में और उस मॉन्स्टर को आराम से डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, जिसकी मदद से अब रे जो होता है उस मॉन्स्टर को एक ही स्वॉर्ड स्लैश में काट देता है। इस तरह की स्वॉर्ड्समैनशिप देख के क्लीवलैंड क्लेवेसिया जो होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है कि आखिरकार इसके पास इतनी ज़्यादा ताकत है। इस तरह की ताकत उसने कभी नहीं देखी। उसी दौरान वो जो जासूस होता है वो वहाँ से बड़ी ही तेज़ी में निकल जाता है कि उसने रे की ताकत देख ली है। अब हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब हमें दिखाया जाता है रे की हर कोई तारीफ कर रहा होता है क्योंकि रे ने आखिरी स्टैम्प भी अब अपने पास रख ली है। अब वो उन सभी लड़कियों को गोद में ले लेता है। एवी जो था वो भी गोद में लेना चाहता था क्योंकि उसके पास भी इतनी ताकत है, पर वो रे को सारे मज़े उठाने देता है। उसी दौरान इंस्ट्रक्टर बताता है कि रे की टीम जीत चुकी है। वहीं कॉमनर की तारीफ कोई भी नहीं कर रहा था, ना उसके लिए क्लैप कर रहा था, हर कोई इससे गुस्सा थे। इसी दौरान वो भी गुस्सा हो जाते हैं। अब हमें लिलिया को दिखाया जाता है जो कि इंतज़ार कर रही थी रे का, और वहीं जो रे होता है वो अभी तक वहाँ नहीं आया होता है। कार्ला नाम की वो मेड जो होती है वो रे को अंदर आने देती है जहाँ वो लिलिया से मिलता है। लिलिया जो होती है उसके चेहरे पे इस तरह की खुशी देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसे यहाँ पे आने की एक रीज़न बताती है। जितने भी सॉर्सरर रिसर्चर थे उनके बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन निकल के आ रही है जिसका नाम एल्कोर्स होता है, जो कि एक इंसानी ह्यूमन सॉर्सरर्स के ह्यूमन ब्रेन के अंदर जाते हैं और उसके अंदर एक ऐसी जगह है जो कि डिकोड और कोड करने में मदद करती है सारे स्पेल्स को।
वो उन्हें फॉर्म करना चाहते हैं। इस प्रकार वो हमारी ह्यूमन सॉर्सरर्स पावर्स को इंक्रीज करना चाहते हैं। ये सारी बातें वो उसे बताती हैं और उन्हीं का लेटर उसके पास भी आया था, पर उसने उनका ये रिजेक्ट कर दिया था ऑफर। अब इसी दौरान वो बाहर घूमने लगते हैं, जिसके अंदर जो लिलिया होती है वो उससे उसके दोस्तों के बारे में पूछती है, जिसपे वो सारी चीज़ें बता देता है जो कि अभी तक उसकी लाइफ के अंदर हुई है। आखिरकार उसने कितने दोस्त बनाए, वो कौन सी फैमिली से थे, उनकी पावर क्या क्या है। उसी दौरान लिलिया जो होती है उसे अपने स्टोरेज बैग के अंदर से एक प्रकार की बुक निकाल के देती है। वहीं दूसरी तरफ रे भी जो होता है लिलिया का, वही स्टोरेज बैग देख रहा होता है जिसके अंदर एक बुक निकल के आती है। वो कहती है इसकी जरूरत जब तुम्हें पड़े जब ही तुम इसका इस्तेमाल करना। इसके अंदर मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में लिखा है। अगले दिन रे वापस से जॉगिंग कर रहा था, पर इस बार एल्सिया उसके सामने आ जाती है, जो कि नए कपड़े पहन के लाइब्रेरी जा रही थी। पर वो अपने सामने से रे को निकलता हुआ देख के उसकी खुशबू को स्मेल कर लेती है। वो वहाँ पे स्टन हो जाती है, पर रे के कहने पे उसका जवाब देती उसे बताती कि वो लाइब्रेरी जा रही है। रे भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। ये बात तो सुन के वो एल्सिया काफी ज़्यादा हैरान हो जाती है। वो कपड़े बदल के आती है, जहाँ पे रे भी अपने कपड़े बदल के आया था। दूसरी तरफ एल्सिया को लग रहा था कि शायद से उसके लिए एक डेट की तरह है, क्योंकि लाइब्रेरी जाना उसके साथ सपने से कम नहीं है। अब वो दोनों लाइब्रेरी जाते हैं, वो अलग अलग प्रकार की बुक्स पढ़ते हैं लिलिया की काफ़ी सारे रिसर्च के ऊपर, और वो आपस में एंटी मैजिक को भी लेके बात करते हैं। और वहीं दूसरी तरफ अब वो लोग कैफ़े की तरफ जाने लग जाते हैं। लेसिया जो होती है वो उससे बात करने लगती है, पर वहाँ पे क्लेसिया आ जाती है जो कि क्लीवलैंड फैमिली की थी। वो रे को एक लड़की के साथ देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, पर दूसरी तरफ उसे रे नोटिस कर लेता है, उसे भी अपने साथ चलने के लिए कहता है। अब उसे भी लग रहा होता है कि शायद से ये भी उसके लिए एक डेट की ही तरह है, क्योंकि रे के साथ जाना उसके लिए सपने जैसा था। वो लोग एक जगह पे बैठते हैं, आपस में बात करने लग जाते हैं और एक दूसरे से खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। उसी दौरान वो लड़की जो होती है जो कि क्लीवलैंड फैमिली से होती है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है कि वो उन लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में कामयाब हो पाई, और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और रोने भी लगती है। अब उसी दौरान वो लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं आपस में बात करते हुए। और जब इवनिंग का टाइम आता है, वो वहाँ पे एल्सिया के साथ उसे लेके वहाँ से चली जाती है, पर तभी वहाँ पे एमिलिया आ जाती है। एमिलिया कार्ट से उतरती है, वो उसके पास आता है, उससे पूछता है कि आखिरकार वो कहाँ पे थी। उसे कई दिनों से नहीं देखा था, जिसमें बताती हुई एक नोबल लड़की है, वो भी टॉप फैमिली की, इसलिए उसे काफ़ी सारे इवेंट्स पे जाना होता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है। और वो कहती है मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रही हूँ गरीब होने पे, जिसके ऊपर ये कहता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी इस बारे में जान सकता हूँ, क्योंकि तुम एक बहुत बिजी फैमिली से हो, तो तुम्हारे लिए ये सब करना तो एक आम बात होगी। अब वहीं दूसरी तरफ एमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात करने लग जाता है। एमिली जो होती है शुरुआत में तो उसके साथ कहीं पे भी जाना नहीं चाहती थी, पर एट दी एंड वो भी मान जाती है। वो अब काफ़ी सारी ड्रेस पहनने लग जाती है, और वो वहाँ पे रे बार बार से मना करने लगता है। उसकी ड्रेस कोई भी उसे पसंद नहीं आ रही होती है, जिसपे एमिलिया कहती है कि आखिरकार तुम्हें कैसी ड्रेस पसंद है, जिसपे वो कहता है कि मैं तुम्हारे दिल से पसंद करूँ, और उसे एक ड्रेस देता है। जहाँ पे एमिलिया उससे पूछती है क्या वो लड़कियों से इसी तरह आम बात कर सकता है, जिस पर ये कहता है कि मैं शुरुआत से लड़कियों के बीच में ही पला बढ़ा हूँ, इसलिए मुझे लड़कियों से बात करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। वहीं दूसरी तरफ अब जब एमिलिया अपने कपड़े चेंज कर रही थी, वहाँ पे एक मकड़ी आ जाती है। उसकी वजह से उसे अपने शॉर्ट्स क्लॉथ में ही बाहर आना पड़ता है, और वो अब रे से टकरा जाती है। रे से टकराने के बाद जब वो सामने देखती कि रे उसकी तरफ देख रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा लाल चेहरा करके वापस से अंदर चली जाती है और कहती है शायद से रे ने वो चीज़ महसूस कर ली जो कि चीज़ मैंने महसूस की थी। पर हर किसी को पता है कि रे ने क्या महसूस किया था। अब हमें ऑल को दिखाया जाता है जो कि एक जंगल के अंदर आग लगा रहा होता है। वो बदला लेना चाहता था रे से। वही जासूस उसे दूर खड़ा देख रहा होता है कि कैसे ये अपने बदले की आग में जल रहा है। रे जो होता है अपने अपने क्लब के अलग अलग टास्क पूरे कर रहा होता है, पर प्लांट वाले क्लब के अंदर से धोखा मिलता है। वहाँ पे वो लड़की आती है, उससे चाबी पकड़ा के कहती है कि क्लब के अंदर कोई भी नहीं है, इसलिए उसे ही अब अकेले सारा काम करना पड़ेगा, जिसके ऊपर रे मान जाता है क्योंकि उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो क्लब के अंदर जाता है, जहाँ पे वो चेंजिंग रूम के अंदर देखता है कि रेबिका जो होती है वो अपने कपड़े बदल रही होती है, और वो उसे बिना कपड़ों के देख लेता है, जिसने कि शॉर्ट्स क्लोथ पहने थे। रेबिका शर्मा जाती है। दूसरी तरफ अब रे जो होता है उससे माफ़ी मांगते हुए गेट को बंद कर देता है। अब वो रेबिका के पास में आता है, वहीं रेबिका से पूछने लग जाता है कि उससे बहुत बड़ी आज गलती हो गई थी, क्या वो उसे आज के लिए माफ़ कर सकती है। जिसमें रेबिका जो होती है उसे कहती है कोई बात नहीं, मैंने उसे उस तरीके से नहीं देखा था जैसे उसने देखा था। इसलिए अब वो दोनों साथ में बैठ के काफ़ी सारे प्लान्स के बारे में बात करने लग जाते हैं। रेबिका खुश होती है कि पहली बार वो किसी से इतना घुल मिल पा रही है और बात कर पा रही है, क्योंकि उसके टॉप 3 फैमिली के होने की वजह से
उससे लोग इतना ज़्यादा बात नहीं करते हैं और इतना केयर फ्री होके भी नहीं बोलते हैं, जिसके ऊपर ये कहता है कि वो बेफिक्र रह सकती है क्योंकि वो उसका दोस्त बन के रहेगा। उसी शाम को अब हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक साथ बैठ के काफ़ी सारी बातें करते हैं और चाय भी पीते हैं। उसी बीच उसे स्वॉर्ड्समैनशिप के बारे में पता चलता है, जो कि एक चैंपियनशिप लीग है जो कि काफ़ी सारी अकेडमीज में खेला जाता है, जिसमें एमली पिछली बार तो एक लड़की से हार गई थी जो कि उसकी एक बचपन की फ्रेंड है, काफ़ी ज़्यादा पक्की वाली, और उसी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी रहती है। अब हमें दिखाया जाता है अगले दिन चैंपियनशिप लीग के लिए वो लोग आपस में बैटल कर रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पॉट्स क्लियर किए जाएंगे कि कौन बंदा किस स्पॉट्स में रहेगा। उसी दौरान एमलिया जो होती है वो काफ़ी सारे बच्चों को हरा पाती है। अब वो रे से फाइट करना चाहती थी। रे रिंग में आता है, दोनों के बीच में फाइट शुरू होती है। जब एमलिया जो होती है शुरुआत में तो रे के ऊपर अच्छे से वार कर रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में होती है। रे भी उसकी मन ही मन तारीफ करता है कि स्पीड तेज़ है। एमलिया से अपनी असली पावर दिखाने के लिए उसे कहती है। रे अब उसे अपनी असली ताकत से फाइट करने के लिए मान जाता है। दोनों के बीच में अब वापस से लड़ाई शुरू होती है, जहाँ पे कि एमली को लग रहा होता है कि वो रे से जीत जाएगी, पर रे एकदम से ही अपने उसी स्वॉर्ड टास्क को याद करता है और वो एमली की स्वॉर्ड को बड़ी आसानी से दूसरी तरफ फोर्स से हिला देता है। पर तभी उसके दिमाग के अंदर करंट दौड़ता है, उसकी स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाती है, वो अपने घुटनों पे आ जाता है। इंस्ट्रक्टर एमलिया को जीता हुआ घोषित कर देते हैं, पर एमलिया को पता था कि रे जानबूझ के हारा है। वो उसे ये बात भी कहती है, पर रे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं, ये मेरी अंदर की ही कमज़ोरी थी। उसी दौरान वो लोग अब आपस में बैठ के खाना खाने लगते हैं और वो काफ़ी सारी बातें करते हैं, जहाँ पे कि रे के बारे में पूछते हैं कि आखिर उसने स्वॉर्ड्समैनशिप कहाँ से सीखी, जिस पे रे उसे बताता है कि मैंने अपनी सॉर्सरी और स्वॉर्ड्समैनशिप अपने मास्टर से सीखी थी, जो कि अभी भी उसके साथ हैं, पर इस समय वो उसके साथ नहीं रहते हैं। तभी वहाँ पे ऑल आता है, जो कि रे को इस पर फाइट के लिए चैलेंज करने के लिए आया हुआ था। रे जो होता है उसकी इस तरह की मन के अंदर की आग को देख के उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। एक डोम के अंदर वो आपस में फाइट करने लग जाते हैं। ये डोम देख के वो लोग समझ रहे होते हैं कि ऑल ने ये डोम इसलिए लगाया है कि बाहर के लोगों को पता ना चले कि वो हार चुका है। अब दोनों के बीच में स्वॉर्ड्स फाइट शुरू हो जाती है। स्वॉर्ड फाइट के अंदर तो बड़े ही आसानी से रे जो होता है वो ऑल को हरा रहा होता है। ये देख के ऑल को गुस्सा आ जाता है और ऑल जो होता है अपनी फुल फोर्स से अटैक करता है, पर वो उससे बच जाता है। इसलिए ऑल कहता है कि तुम डॉज करना बंद करो। अपने मैजिक का इस्तेमाल भी करता है और वो अपने पास्ट के बारे में बताता है, जाके उसकी फैमिली इतनी बड़ी नोबल फैमिली भी नहीं थी, वो एक मिड टियर की नोबल फैमिली थी। इसलिए वो अपनी फैमिली की रैंक को बढ़ाने के लिए इस अकेडमी में आया है, पर जब से उसने इस कॉमनर को देखा है वो गुस्से की आग में जलने लग चुका है। अब अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है। रे नहीं चाहता था कि उसके दोस्तों को चोट पहुंचे, इसलिए अब उसके आगे आ रहे हुए अटैक को वो अपने स्वॉर्ड से रोकने की कोशिश करने लगता है। इसी दौरान उसके जितने भी दोस्त होते हैं इस तरह की ताकत को देख के वो हैरान थे कि आखिरकार इसने उसके अटैक को अपने स्वॉर्ड से कैसे रोक दिया। ऑल भी हैरान था, वो अपने मैजिक की और भी ताकत को बढ़ा देता है, पर ऑल बड़े ही आसानी से रे के हर एक अटैक को डॉज कर पा रहा था, क्योंकि वो पहले ही उसे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है फाइट्स का। इस प्रकार वो आसानी से ऑल को कहता है कि तुम हार मान जाओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ। पर ऑल जो होता है उसकी बात सुनने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक कॉमनर के आगे नहीं हार सकता है। वो उसके ऊपर एक फायर ड्रैगन का हमला करता है, पर बड़े ही आसानी से रे उसे भी काट देता है। ऑल समझ चुका था कि रे को हराना उसके बस की बात नहीं है। वो घुटने पे झुक के माफ़ी मांगने लगता है, पर उसी दौरान जब रे अपने दोस्तों के पास में आता है, एकदम से फोर्स फील्ड जो होती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। वो सभी घुटनों के बल झुक चुके थे। वहाँ पे वही जासूस आता है जो कि अपने बारे में इंट्रोड्यूस कराता है और खुद को मिस ग्रे बताता है। मिस ग्रे यानी कि वही फीमेल टीचर जो कि उनकी क्लासरूम यानी कि होमरूम टीचर है। ये देख कर रे जो होता है उसे कहता है कि तुम अपनी माफ़ी मांग लो तो मैं शायद से तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा। जिसको वो कहती है तुम इसकी फ़िक्र मत करो, आज तुम मेरे न्यूट्रिशन बनने वाले हो। और क्योंकि वो भी एलकोर्स की ही एक हिस्सेदार की पार्टनर है, यानी कि वो भी उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है और उसी ने ही उस मॉन्स्टर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। वो कहती है कि आज मैं तुम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूँगी क्योंकि तुम लोग नोबल फैमिली से हो और ताकतवर भी हो। रे ये बात सुन के अपने दोस्तों को बचाने के लिए उससे फाइट करने के लिए तैयार था। मिस ग्रे उसके ऊपर अटैक करती है, पर बड़ी ही आसानी से अब रे जो होता है उससे बचने लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ उसके दोस्तों को बचाने के लिए वो अपनी असली ताकत यानी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर की ताकत को आजमाना चाहता था। इस बार वो अपनी आइस ब्लेड का इस्तेमाल करता है और अपनी आइस की मदद से वहाँ पे एक दीवार खड़ी कर देता है। ये देख के मिस ग्रे हैरान थी कि आइस ब्लेड सॉर्सरर तो कब के मर चुके थे, आखिरकार ये आइस मैजिक आइस ब्लेड सॉर्सरर का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ
रे जो होता है उसे बताता है कि वही आइस ब्लेड सॉर्सरर, जब वो ईस्ट वॉर को जीत चुका था वो अपने साथियों के साथ में अंडरग्राउंड हो गया था। ये बात सुन के मिस ग्रे कहती है ऐसा नहीं हो सकता है। वो उस पर अटैक भी करती है पर उसके अटैक कुछ भी काम नहीं आ रहे थे। वो अलग अलग तरह के अटैक करना जारी रखती है पर बड़ी ही आसानी से रेज उसके अटैक से बच रहा था। ये देख के मिस रे जो होती है कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता है, मैं इस प्रकार नहीं हार सकती हूँ। एल्कोर्स का बहुत बड़ा टास्क तो मुझे ही पूरा करना था। ये कहने के बाद वो वापस अटैक करती है पर कुछ काम नहीं आता है तो वो भागने लग जाती है। रे उसकी एड़ियों पे अटैक करता है और वो अब नीचे गिर चुकी थी। वो और ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती थी। वो माफ़ी मांगने लगती है। रे भी उसे माफ़ करने वाला था पर तभी मिस ग्रे उसके ऊपर नीचे से अटैक करती है फायर मैजिक का, पर उसका इस्तेमाल कुछ भी नहीं होता है। रे अभी भी जिंदा खड़ा था अपने दोनों पाँव पे, इसलिए वो अपने नेकलेस को तोड़ के अपने सर के ऊपर कुछ इंजेक्ट कर लेती है चीज़। इस वजह से उसका जो ब्रेन होता है वो भारी मात्रा में मैजिक को रिलीज़ करने लगता है और अब वो एक मॉन्स्टर में बदल चुकी थी जो कि बिल्कुल डेथ नोट के र्यूक की तरह लग रहा था। पर उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा कुछ नहीं होता है। वो डोम हट जाता है। सभी लोग उनकी फाइट को दूर से होता हुआ देख रहे होते हैं, जहाँ पे कि मिस ग्रे मॉन्स्टर में बदलने के बावजूद भी रे के ऊपर इतना ज़्यादा डैमेज आराम से नहीं कर पा रही होती है। तो दूसरी तरफ रे जो होता है उसके ऊपर बड़े ही आसानी से अटैक कर रहा होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड कर रहा होता है। रे कहता है कि अब तुम्हारा लास्ट टाइम था, तुमने उसे भी नहीं सुधारा, इसलिए अब तुम्हारी जान तुम्हारे हाथों से जा चुकी है, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। ये कह के वो उसके अटैक को आराम से गायब कर देता है क्योंकि वो एक एंटी मैटर स्पेल था। एंटी मैटर स्पेल देख के वो काफ़ी ज़्यादा हैरान थी क्योंकि इस तरह के स्पेल्स तो शायद लेजेंड्स में ही होते हैं, पर वहीं रे कहता है ऐसी बात नहीं है, वो एंटी मैटर स्पेल का इस्तेमाल कर सकता है। ये कहने के बाद उसे मारने की धमकी देने लग जाता है। वहीं मिस ग्रे जो होती है अब उसके अटैक से बचने के लिए अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करना चाहती है। दूर खड़ी एमजे और उसके सारे साथी उससे फाइट करता हुआ देख रहे होते हैं। अब वहीं मिस ग्रे उसके ऊपर अटैक करती हैं पर बड़ी ही आसानी से रे उसके अटैक को मार दे रहा होता है अपनी आइस ब्लेड की मदद से। तो दूसरी तरफ सभी लोग उसकी फाइट के इस आखिरी रूप को देख रहे होते हैं। तो दूसरी तरफ रे जो होता है अपनी इतनी सारी स्किल करने के बाद वो अपने आप ही एग्जॉस्ट हो रहा होता है। वो इस खेल को ख़त्म करना चाहता था क्योंकि मिस ग्रे को पता चल चुका था उसके पास जीतने का चांस है, पर मिस ग्रे की इस तरह के चांस के ऊपर भी वो बड़े ही आसानी से पानी फेर देता है। वो फ्रोस्ट ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। काफ़ी सारे स्नोफ्लेक की मदद से मिस ग्रे अपने आप ही एक आइस के अंदर ढक जाती हैं और इसी दौरान अब जो रे होता है वो भी बेहोश होने लग जाता है और कहता है कि आखिरकार मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को बचा ही लिया। उसके दोस्त उसकी तरफ भागे दौड़े आ रहे थे और वो इसी प्रकार बेहोश हो जाता है। अब उसे सपने के अंदर हावर्ड की याद आने लग जाती है। हावर्ड कहता है कि तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जियो बिना चिंता के किसी भी। अब वो अपनी आंखें खोलता है। लिलिया उसके सामने बैठी थी। लिलिया के साथ में वहाँ पे प्रिंसिपल भी थी और क्लारा भी थी जो कि एक मेड है। वहीं जो लिलिया होती है वो कहती है तुम ठीक हो, आखिरकार मैं ये देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। उसके हाथ में वो पैट करती है और वो कहती है कि अब तुम जल्दी से रिकवर हो जाओ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब वहीं पे प्रिंसिपल जो होती है वो कहती है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया, पर तुम्हें एक नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए थी अपनी अपनी स्किल्स को बिना दिखावे के। और वहीं दूसरी तरफ लिलिया उसे बाकी चीज़ें कहने से मना कर देती है। क्लारा उसे बताती है कि लिलिया काफ़ी दिन से बहुत रो रही थी और वो भी इसे ये बताती है कि उसी ने ही प्रिंसिपल को मनाया था कि वो एक चांस दे रे को और उसकी एकेडमी में पढ़ने का मौका दे। इसी वजह से आज वो यहाँ पे है। ये बात तो सुन के रे जो होता है लिलिया के लिए और भी ज़्यादा उसके मन में भाव प्रकट होने लग जाते हैं। लिलिया बाहर काफ़ी ज़ोर से रोने लग जाती है जो कि क्लारा देख के कहती है कि मिस लिलिया आप इतना मत रोइए। अब प्रिंसिपल लिलिया की उसे आखिरी ख्वाहिश बताती है जो कि थी कि रे अपनी लाइफ आराम से एंजॉय किए बिना किसी फिक्र के। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। अब रे के दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। अब रे जो होता है उनसे माफ़ी मांगने का इरादा कर चुका था। उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है कि वो एक आइस ब्लेड सॉर्सरर होकर उसने उनके साथ दोस्ती करने की कोशिश की, जिसने कि इतनी सारी फाइट्स लड़ी कि उसने इतने सारे लोगों को मारा, इतने सारे लोगों के घरों को उजाड़ा और वो अब दोस्ती करने चला था। ये मेरी गलती थी कि मैंने तुम लोगों को भी खतरे में डाल दिया था। ये बात तो सुन के उसके जितने भी साथी होते हैं वो उसे कहते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो, तुमने उन लोगों को जानबूझ के नहीं मारा था। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है फिर भी उनसे माफ़ी मांगने लग जाता है, जिसके ऊपर अब एक एक करके वो लोग जो होती हैं उसे इमोशनल सपोर्ट देने लग जाते हैं। वो उसे काफ़ी ज़्यादा सिंपैथी देते हैं कि तुम इतनी ज़्यादा फिक्र मत करो क्योंकि हमने ही तुमसे दोस्ती करने का इरादा किया था और अब हम लोग ही तुम्हारे साथ दोस्त रहना पसंद करते हैं। तुम अगर इतनी फिक्र करोगे तो तुम अपनी बाकी लाइफ कैसे जियोगे।
एमिली की बातें, ईवा की बातें और एल्सिया की बातें, दूसरी तरफ क्लैरिया की बातें सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि अब उसे यकीन होने लग चुका था कि आखिरकार उसने असली दोस्त बना ही लिए हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश था कि वो उसकी इस तरह की हकीकत को जानने के बावजूद भी उसके साथ दोस्ती रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ एमिलिया उसे गले भी लगाती है। रे काफ़ी ज़्यादा खुश था और कहता है कि मुझे पहले की तरह और भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे दोस्त मिल चुके हैं। अब हमें उसी रात के अंदर ऑल को दिखाया जाता है, जो कि एल वहाँ पे आता है। उसे देख के वहाँ पर रे जाग जाता है। एल जो होता है उससे माफ़ी मांगने लग जाता है कि उसकी वजह से वो इतनी मुसीबत में पड़ गया। वो नहीं चाहता था कि वो इतनी मुसीबत में पड़े। दूसरी तरफ रे जो होता है उसे माफ़ कर देता है। इतनी आसानी से खुद को माफ़ होता हुआ देख के उसे पूछता है कि आखिरकार तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ क्यों कर रहे हो। जिस पर रे कहता है कि आखिरकार मैं तुम्हें डांट के या तुम्हें समझा के क्या करूँगा, गलती इंसानों से ही होती है पर वो खुद को सुधार सकते हैं। ऐसी बात सुन के वो काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसी रात को जब एमिलिया नहा रही होती है, वो रे के बारे में सोचती है जो कि आइस ब्लेड सॉर्सरर है, जो कि 7 ग्रैंड सॉर्सरर के अंदर सबसे ज़्यादा ताकतवर है। आखिरकार वो उसे कैसे हराएगी। और नहाते हुए दौरान अब उसे वही चीज़ आने लग जाती है जब उसने ये चीज़ कही थी कि शायद से रे को उसके प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे थे, जो कि उसने इतनी साल की मेहनत में इतने आगे बढ़ाए थे। वहीं अगले दिन अब हमें दिखाया जाता है कि उनके क्लास के अंदर उनकी न्यू होमरूम टीचर आती है, जिसके कि दोनों प्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। इस तरह के प्लॉट को भी देख के यहाँ तक कि रियल एस्टेट का मालिक भी हैरान हो जाएगा कि आखिरकार कौन सा प्लॉट कितना बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है क्लारा को देख के काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि क्लारा को संभालना उसके बस की बात नहीं है। जैसे ही क्लास के अंदर उसे इंट्रोड्यूस कराया जाता है, क्लारा उन्हें समझाने लगती है कि अब इस बार के स्वॉर्ड्समैनशिप चैलेंज के अंदर उन्हें 5 सीट मिलनी थी, पर पिछली बार का विनर उन्हीं की ही एकेडमी से था, इसलिए अब उन्हें 6 सीट मिलेंगी, जिसके लिए उन्हें कॉम्पीट करना पड़ेगा। अब वहीं दूसरी तरफ रे जो होता है प्रिंसिपल के पास आके कहता है कि आखिरकार उन्होंने क्लारा को क्यों आने दिया इस एकेडमी के अंदर, क्योंकि हर कोई जानता है कि रे कभी भी क्लारा को नहीं संभाल सकता है, फिर भी उन्होंने उसे इस एकेडमी में लेके आए। वहीं अब क्लारा उसके पीछे फिंगर हिलाती है। अब दूसरी तरफ उसकी प्रिंसिपल जो होती है ये देख के हैरान हो रही होती है कि आखिरकार इन दोनों की केमिस्ट्री कैसी बैठेगी। उसी दौरान अब हमें दिखाया जाता है कि इस चैंपियनशिप की स्वॉर्ड्समैनशिप फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पे कि सीट्स के लिए लोग आपस में कॉम्पीट करने लग जाते हैं। पर एमिलिया जो होती है वो अपनी जीत से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। रे ये सब होते हुए देख रहा होता है। एमिलिया के फादर उसे बुलाते हैं और उसे कहते हैं कि इस बार की स्वॉर्ड चैंपियनशिप उसे ही जीत